हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, इसको लेकर के है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो कह रहा जो हमारा यूएस बेस्ड जो फर्म है उन्होंने चेयरमैन ऑफ सेबी के ऊपर, जो सेबी है उसके चेयरमैन पे जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको वायलेट करने का आरोप लगाया है। ठीक है। तो कह रहा है कि ये किस चीज़ का आरोप है, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जो आपने है कहीं ना कहीं जो पब्लिक जो हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस चीज़ पर लेकर कहीं ना कहीं बात उठी है। ठीक है। तो कह रहा पब्लिक जो आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं अधिकतर वो सिचुएशन है जहाँ जो आती है अधिकतर हायर जो जितने भी जॉब में होते हैं, मतलब हाई पोस्ट पे जो होते हैं, हाई पावर जिनके पास होती है। ठीक है। हाई रैंक पे जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो बात कर रहा है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं हमारे, और नॉर्मली हाई रैंकिंग की पोजीशन पे होती हैं। ठीक है। प्राइवेट इंटरेस्ट में भी हो तो उनके ऊपर ही बात आती है। तो कह रहा कि ये कहीं ना कहीं नया पोटेंशियल लेता है कि भाई इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा समझना है, इथिक्स का चैप्टर है तो थोड़ा सा अच्छे समझना है। ठीक है। तो कह रहा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व बिटवीन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पब्लिक ड्यूटी एंड द प्राइवेट इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि जब हमारी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मान लीजिए। ठीक है। हूँ नहीं, तो मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, बिजनेस चला रही हूँ साथ में। तो हमारा एक आईएएस होने की तरह हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो बोल सकते हैं कि चीज़ें हैं वो अलग होंगी। एज ए प्राइवेट जो हमारी कंपनी है उसके हिसाब से मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ आईएएस ऑफिसर, लोगों को सर्व करना, नॉर्मल सी बात है, सिटीजन के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन लेना। ठीक है। उनके फेवर में। तो वो इम्पैक्ट तो बिकॉज ऑफ माई प्राइवेट इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ माई कंपनी, मैं कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ। ठीक है। तो इसको बोला जाएगा हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब प्राइवेट की वजह से, प्राइवेट ड्यूटी की वजह से मेरा जो पब्लिक ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि पब्लिक ऑफिशियल, प्राइवेट जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, है ना, कोई भी है, उसके जो प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। ठीक है। तो जो उनका पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से कहीं ना उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है तो वो इन्फेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कह रहे ये बहुत बड़ा कॉन्सर्न बना हुआ है, बहुत बड़ा इशू है, ये पूरा ग्लोब का इशू है। ठीक है। जो ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ने कोलेबरेट करके रखे हैं। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम लोग बात करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, इंटरचेंज ऑफ पर्सनल की बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों को बोल सकते हैं कोई ऐसे बॉर्डर लाइन नहीं बनाई गई है कि भाई इस साइड पब्लिक है, इस साइड में, है ना, प्राइवेट है, इस टाइप की चीज़ें नहीं है। ऐसे अभी एग्जांपल मैं देखती हूँ। अभी एक हमारे आईएएस ऑफिसर रहे हैं, है ना, सिविल सर, आप लोग जानते होंगे आई थिंक। तो वो एज अ आईएएस ऑफिसर थे, तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे। तो उनको फील ये आया नॉर्मली कि भाई ये वो जो है अपनी जो जॉब है एज आईएएस ऑफिसर उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ड्यूटी है, जो टाइम है, वो उनको देना चाहिए इधर साइड में, वो उनको कोचिंग में देना पड़ रहा है। ठीक है। मतलब तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो नॉर्मल सी बात, उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने अपना पैशन चूज़ किया। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि हमको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो इस तरीके से लेनी है कि भाई हमारी पब्लिक ड्यूटी पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। आ रहा है समझ में। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ जो है हमारे कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो एक होता है एक्चुअल, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है परसीव्ड। एक्चुअल में क्या होता है, वो सिचुएशन जब हमारा जो हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, किसको, निगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात ही छोड़ दो, है ना, वो तो होना ही नहीं है। निगेटिव इन्फ्लुएंस करे किसको, हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट को, हमारे सॉरी हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट हमारी पब्लिक ड्यूटी को, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगेटिव इम्पैक्ट करे, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो दे रहा है कि एक पब्लिक ऑफिशियल जो है, अब देखिए एग्जाम्पल कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, लेकिन हम किसको दे दें, जो कोई हमारा फैमिली मेंबर है वो एक कंपनी को ओन कर रहा है, हमको बोला गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो हमने देखा अरे भाई ये तो मेरा भाई है, चलो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट देना ही है। तो उस टाइप में हम क्या करें, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरी पावर है ना, मेरे हाथ में है ना भाई, कि मैं उस चीज़ पे साइन करूँगी तब जाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो अपनी जो कंपनी है, गलत सही जो भी है, वो उसको बना सकता है, क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए मैंने तुरंत उसको दे दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया है गलत।
किया है ना, क्योंकि मैंने शक्ल देख के, फिर मैंने रिलेशनशिप देख के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बोल सकते हैं पॉजिटिविटी। ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब अभी तक तो मतलब जैसे कि एग्जांपल मानिए कोई जो पब्लिक हमारा डोमेन है, जो हमारा प्राइवेट डोमेन है, उसमें अभी तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट होने का चांस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। एग्जांपल मानिए आप एक रिसर्चर हैं, तो एक कंपनी इस पे वो आपको फंड देती है, ठीक है, किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए। तो अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने नॉर्मल फंड दिया, आप रिसर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब फर्दर जो रिसर्च हो उसमें उस कंपनी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसको भी आप पॉजिटिव करके लिखें। क्यों? क्योंकि उसने आपको फंड दिया है। हो सकता है, मतलब कन्फ्लिक्ट होने के चांस है, बट कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल। ठीक है। परसीव्ड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर ये सिचुएशन होती है जब ऑफिशियल का प्राइवेट इंटरेस्ट ऐसे लगता है कि भाई कन्फ्लिक्ट है विद द पब्लिक इंटरेस्ट, बट ऐसा होता नहीं। एग्जाम्पल मानिए कि आपके यहाँ कोई शादी है, ठीक है, आप एज IAS ऑफिसर हैं, आपके यहाँ पे कोई शादी है, तो आप किसी नेता को बुला रहे हैं, ठीक है। तो दूर दूर से देखने में क्या मिलेगा, लगेगा कि भाई ये नेता को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि फेवर चाहिए, लेकिन हो सकता है नेताजी जो भी हों, मेरे मामा या चाचा या चाची जो भी हैं वो हों, तो इसलिए मैं बुला रहा हूँ। मैं उनसे कोई पर्सनली अपने प्रमोशन की या फिर कोई भी अपने इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि वो मेरा नॉर्मल रिलेशन है, तो वो इसलिए यहाँ पर है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि कन्फ्लिक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परसीव्ड। एक्चुअल कन्फ्लिक्ट है, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। परसीव्ड मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। स्टॉक होल्डर एंड इन्वॉल्व देयर इंटरेस्ट, इसको देख लेते हैं। स्टॉक होल्डर और इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक ऑफिशियल में अगर बात करें तो इनको कहीं नहीं, जो प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी उसको बनाए रखना होगा, इम्पार्शियलिटी को बनाए रखना होगा, न्यूट्रलिटी हो गई, ठीक है, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ठीक है, उनको बना के रखना है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ इथिकल स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट को मतलब बना के रखना है। एफिशिएंट और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस जो है उसको डिलीवर करना है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखना है, एंड मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट बना के ट्रस्ट बना के रखना है, और उनको जो पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है ऑन द गवर्नेंस पे, ठीक है। गुड गवर्नेंस को लेकर के आना है। गवर्नमेंट की बात है। सिटीजन की बात करें, अनवाइज तरीके से पब्लिक सर्विस जो है वो उसको पास पहुंचे, एक्सेस उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें उसका जो पब्लिक फंड जो भी आ रहा है नॉर्मल किसी भी चीज़ पे, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस उसको मिलना चाहिए। बिजनेस की बात करें, फेयर और अनवाइज्ड अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपनी पावर दिखा के कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेयर और अनवाइज तरीके से होना चाहिए। फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, और रेगुलरिटी नेसेसरी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो कह रहा है कि मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है। इंटीग्रिटी को बना के रखना है जो प्रोसेस है। इंश्योर एक अच्छा सा कंपटीशन, फेयर कंपटीशन है उसको बना के रखना है। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल समझिए, दो चीज़ें सामान है, ठीक है। अब एक ने क्या किया, सामान को कॉस्ट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये पेन बना, ये 5 रुपये का है, 5 रुपये का। अभी ये इंसान 10 का बेच रहा है, इसने कहा कि भाई 10 का क्यों बेचें, तो 7 का बेचेंगे, तो इसका ज़्यादा बेचने लगा। लेकिन इसने और दिमाग लगाया, इसने कहा हम काम करते हैं 3 रुपये का बेचेंगे, तो ये सब तो बंद होगा क्योंकि इनकी कंपनी छोटी छोटी थी, है ना। जब इनकी कंपनी छोटी छोटी थी तो ये बंद हो ही जाएगी कि भाई 5 का जब कॉस्ट ही 5 की पड़ रही है तो 3 का कैसे बेचें। इनके पास बहुत पैसा था, इन्होंने क्या किया, 3 का बेचा, और जब 3 का बेचा तो ये सारी कंपनी जब ठप हो गई, 1-2 साल इन्होंने घाटा कमाया, उसके बाद इन्होंने उठा के इसका प्राइस कर दिया सीधा 12 रुपीज़। अब मार्केट में कोई है नहीं, तो फिर क्या हुआ, नॉर्मल सी बात है भाई, इनकी मोनोपोली आ गई। तो वही कह रहा है कि कंपटीशन रखनी है लेकिन फेयर होनी चाहिए। आया समझ में? चलिए, वैसे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जो मैंने अभी समझाई है, जिसको भी पता हो चलिए आंसर करिएगा। आगे हम लोग समझते हैं इथिकल इशू इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अनडिटरमाइनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसको समझते हैं जरा। तो कह रहा है क्या जो है आपकी कन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी डिसीजन जो वाइज तरीके से लिया गया है वो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, जो ट्रस्ट है, सॉरी, किसका, सिटीजन्स का ऑन द पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट पे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है डिफ़िकल्ट टू पब्लिक, तो मतलब जो लोग होंगे उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी गवर्नमेंट पे बिलीव करने के लिए, ठीक है, इन द फेयरनेस, और कि भाई जो भी डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट वो फेयर होगा, इम्पार्शियलिटी होगी। अगर
बायस डिसीजन बार बार आएंगे। तो एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग, अभी नीचे ये समझाया गया है फिलहाल, ठीक है, तो वही उसी टाइम इसको समझा देंगे। दिस लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कैन आल्सो द लॉस ऑफ, तो कह रहा है कि अगर एक बार क्या हुआ सिटीजन का लॉस, मतलब में उन्होंने आपके ऊपर से ट्रस्ट खो दिया आपने उनका, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे, इंस्टीट्यूशन के जो डिसीजन होंगे, वो लेजिटिमेसी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग उसको नहीं मानेंगे। भाई उनको ट्रस्ट ही नहीं है तुम पर, तुम कोई जो है पॉलिसी लेकर के आओ, वो नहीं मानने वाले हैं। तो कह रहा नेक्स्ट फिर पॉइंट है करप्शन एंड अब्यूज पावर। तो कह रहा है कि ये क्या है, विल टू द, अब अगर करप्शन होगा और पावर का गलत इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस बढ़ेंगी। जैसे हम लोग बात करेंगे, लोग घूस लेना स्टार्ट कर लेंगे, फेवरेटिज्म चलेगा, नेपोटिज्म चलेगा, हम फेवर वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, है ना, अपने चाचा अपने भाई बहन जो होते हैं ना उनको जो है वो देंगे, ठीक है, जो हमको अच्छा लगता है उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बाकी को नहीं देंगे, है ना, ये चीज़ें होंगी। तो एग्जाम्पल दे अदर्स हाउस सोसाइटी स्कैम, अगर लोगों को याद हो आप लोग को तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल बताती हूँ कि नॉर्मली ये बनाया गया था कि जो सोल्जर्स हमारे डेथ हो गई है तो उनका जो घर वाले हैं ना उनकी एक सोसाइटी बनाई गई थी, भाई उनको रहने के लिए देंगे, लेकिन इसमें अधिकतर जो है वो किसी और का नाम अलॉट कर दिया गया था, मतलब बनाया तो इनको किसी और के लिए गया था, नाम बोला गया कि भाई जो फैमिली है, मतलब हमारे सोल्जर की जो डेथ हो गई है तो उनकी जो फैमिली है ना, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए नॉर्मली बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है जो अलॉट किया गया फ्लैट, वो एक आई थिंक जज के नाम पर भी अलॉट किया गया था, मुझे ऐसा इतना एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट नॉर्मली एक जज के नाम पर था, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, कि अदर्स हाउस सोसाइटी स्कैम जो है उसकी बात कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारा करप्शन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात बोला गया है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन रिजल्ट इन बायस्ड एंड स्क्यूड डिसीजन। कह रहा है कि जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन आएगा वो बायस्ड आएगा, ठीक है, सही नहीं आएगा पब्लिक फंक्शनरीज को लेकर के, ठीक है। इफेक्टिव कंप्रोमाइजिंग ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, नॉर्मल सी बात है भाई, कहीं ना कहीं न्यूट्रल तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, इसमें इम्पार्शियलिटी आएगी, ये बात कर रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ये बोला है कि कभी कभी जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जब कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द, बोल सकते हैं पब्लिक और उसके, तो वो डिसीजन ऐसे लेते हैं जो, क्या लिखा है यहाँ पर, फेवर ऑफ फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी, मतलब वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें थोड़े लोगों का फ़ायदा हो, जो उनकी फेवर वाले, जो उनकी फेवर, मतलब बोल सकते हैं नेपोटिज्म चलता है खल मिला के, ठीक है। और बहुत जैसे नॉर्मली जो होता है पब्लिक, हम लोग बात करें ऑफिसर के लिए, ये होता है उनका जो कोड होता है कि भाई वो डिसीजन लेना है जहाँ पर ज़्यादा लोग, है ना, मोर हैप्पीनेस वाला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, तो वो बात करते हैं, मतलब कुल मिला के कुल जो लोग हैं वो उनको बेनिफिट हो। तो कभी कभी डिसीजन ऐसा हो जाता है कि हम लोग थोड़े लोगों के लिए, बिल्कुल छोटे से लोगों के लिए, 10-15 लोगों के लिए क्या करते हैं, वो डिसीजन को चेंज कर देते हैं, जिससे जो गरीब जनता होती है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बात कहा गया है यहाँ पे। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, तो कह रहा है कभी कभी बहुत गंदा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ब्रांड की इमेज के ऊपर में, ठीक है, जब एक मीडिया होती है वो नेगेटिव कवरेज कर देती है उसका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लीगल फ्रेमवर्क में क्या है, तो यहाँ पर बात किया गया है लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर पब्लिक सर्वेंट के लिए दिया गया है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट मस्ट डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज, तो कह रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जितने प्राइवेट इसके इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना होगा भाई, कि ये हमारी पब्लिक जो है वो हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट है, मतलब अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है या फिर वो कहीं पे शेयर उसने लेके रखा है कि भाई इस बिजनेस में मैं जो हूँ, तो वो चीज़ें उसको बतानी होंगी, ठीक है, नॉर्मल। और उसको नॉर्मली जो है स्टेप्स लेनी होंगी कि जिससे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, ये बात कर रहा है। सिविल सर्वेंट शुड नॉट मिसयूज हिज पावर पोजीशन, कोई भी सिविल सर्वेंट को जो अपनी जो पावर उसको मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, और इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले लेना है जिससे उसके जो, उसको या उसकी फैमिली मेम्बर को कोई मटेरियल वाला जो या कोई फाइनेंशियल कोई गिफ्ट तरीके से बेनिफिट हो, ठीक है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी घूस वगैरह नहीं लेनी है, कहने का मतलब ये सेंट्रल वेलिगेंस जो कमीशन गाइडलाइन है उसके तरह ये बोला गया है कि कोई वेरियस जो, मतलब कोई सिविल सर्वेंट ने उसने क्या खरीदा है, क्या बेच रहा है वो, है ना, तो इन सब की चीज़ें में इनको ध्यान उसको रखना है, मतलब कोई भी चीज़ जो उसके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मैच हो रही है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसके बाद बोला है कि सेविंग कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बोर्ड मेंबर। अब कह रहा है एक मेंबर जो होता है सेबी का, उसको ये बोला कि हर एक सेल टेक ऑल द नेसेसरी
टू इंश्योर दैट एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू विच ही सब्जेक्ट डू। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये बोला गया है जो भी सेवी के मेंबर्स हैं वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो कि मतलब ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल कोई एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर पब्लिक जो उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका सिचुएशन आ रही है, मतलब में भी समझाएंगे क्या चीज़ें और हैं। तो उस टाइम वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कि जो डिसीजन है उनकी जो बोर्ड है उसको इम्पैक्ट करे, लोगों को इम्पैक्ट करे। ठीक है, ये बोला गया है किसमें, सिविक कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, बिजनेस के लिए बोला गया है तो यहाँ पर दो इसमें गाइडलाइन दी गई है। देखिए सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है, सेल नॉट इन्वॉल्व इन सिचुएशन, जो डायरेक्टर कंपनी को ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा कि वो नॉर्मली कन्फ्लिक्ट में आए, मतलब वो ऐसी सिचुएशन में जाएगा ही नहीं जहाँ पर वो कन्फ्लिक्ट आए जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी बात करें। मतलब इस एग्जांपल समझिए, आप एक कंपनी में मेंबर हैं, अब आप दूसरी कंपनी में जॉब ही मत करिए भाई, जिससे क्या हो इसका पॉजिटिव या फिर इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़े, आप एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाए, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ उसको नहीं करनी है जिससे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन ही आए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, और पॉसिबली में कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, और कहीं ना कहीं देखिए वही बोल रहा है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फिर आ जाएगा, क्योंकि आप कंपनी के भाई जो है मेंबर है, ठीक है, डायरेक्टर हैं, तो नॉर्मली सी बात है भाई अगर आपने कोई डिसीजन एक गलत लिया तो पूरी पूरी कंपनी पर इम्पैक्ट डालेगा। तो वही बात उन्होंने कहा है यहाँ पे, फॉर डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस एंटिटी सच एज स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएटरी। तो कह रहा कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि भाई अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो हर एक स्टॉक होल्डर के लिए, एक्सचेंज के लिए, इंटरमीडिएट के लिए ये सब चीज़ें बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वे फॉर्मेट में। ये क्रॉस मैंने बहुत पहले लगाया था और ये मेरे से हट ही नहीं रहा है, मतलब मैं इसको भी मैं हटा दूंगी ना तो फिर उसके बाद भी फिर जब मैं इसको दोबारा ऑन करूंगी तो फिर ये सेम जैसे लिखा हुआ है अभी वैसे ही आएगा। अब इसमें क्या हुआ है, मतलब दोबारा जो रीसेव वाला होता है ऑप्शन वो नहीं होता है, पिछला जो सेव है वही रहने वाला है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आते हैं बी फॉरवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है एक प्रोसीजर ऐसा इस्टेब्लिश करना है जिससे फॉर मतलब में कुल मिला के जहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, मतलब पहली बात तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन कहाँ पे आएगी, फर्स्ट पॉइंट, फिर उसको मैनेज कर पाएँ अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, उसके बाद बोला गया है डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप कमिटमेंट। ठीक है, ऑल पब्लिक ऑफिशियल शुड, जितने भी पब्लिक ऑफिसर हैं उनको अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को इस तरीके से रखना है कि भाई वो कहीं ना कहीं दैट प्रिजर्व द पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, रेदर देन मेर कॉम्प्लेंस इन द लेटर। मतलब क्या है, सिर्फ लिखावट जो कागजी में नहीं लिखना है कि मैंने जो डिसीजन बहुत अच्छा लिया, फिर बहुत वो जो चीज़ें वो रियल में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये उनका कोई भी डिसीजन जो उनके पब्लिक फेवर में भले हो, तो कुल मिला के जो उनका मतलब में प्राइवेट फेवर में भले हो बट उनके पब्लिक डोमेन को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, जो सिटीजन है उनको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, ये बात कर रहा है। इंश्योर वाइड पब्लिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी। तो कह रहा है कि एक पब्लिक बड़ा सा पब्लिश करना चाहिए कि भाई यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्ट आ सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, उससे हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, उन पे कहीं ना कहीं रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरीके से डिसीजन लेना है। कुल मिला के दिमाग में सीट, अगर आप समझिए एक आप पब्लिक सर्वेंट है या फिर आप एक नॉर्मल मेंबर है, जब भी कभी इस तरीके से डिसीजन मतलब इस तरीके से फंसते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, देन सीधा सोचिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उससे कितने लोगों का फ़ायदा है। 2 डिसीजन होंगे, नॉर्मल सी बात है, फँसेंगे तभी ना जब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें मान लीजिए एग्जांपल फ़ायदा 20 लोगों का हो रहा है, यहाँ पर 200 लोगों का हो रहा है, तो बस रुक जाइए यहीं पे, दिस इज़ द राइट पोजीशन। अब लोग बोलेंगे कि दैट ये तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल हो, तो देखिए वो कंडीशन अलग है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे 20 लोगों का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे 200 का हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेना है मोर हैप्पीनेस की तरफ जाना है। ठीक है, जो स्माइल होती है वो ज़्यादा चेहरों पर आनी चाहिए, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, अब वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने अपना बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एट रिस्क एरिया फॉर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। कह रहा है कि एक जो होता है कहीं ना कहीं रिव्यू करना चाहिए कि देखिए कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो वो बनी रहती है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी समझाना है भाई, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बार बार आ रहा है लेकिन इसमें लिखा है इसलिए मैंने भी समझाया नहीं इसको। ठीक है, गिफ्ट की बात हो गई। ठीक है,
अदर फॉर्म ऑफ बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आउटसाइड अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी आफ्टर द लीविंग पब्लिक ऑफिस, तो कह रहा है इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं चेक में लगाना चाहिए भाई, कि इनको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त तरीके से हमारे जो ऑफिसर हैं वो काम कर पाएंगे। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो अलग ही उनका मैटर चल जाएगा भाई। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर द पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम रिवॉल्विंग डोर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया है, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम रिजॉल्विंग डोर, ठीक है। आगे आते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड है क्या, मिनिमम टाइम इंटरवल। देखिए एग्जांपल समझाते हैं अच्छे से। आप मान लीजिए एक ऑफिसर है, किसी भी रैंक के हैं उससे मतलब नहीं है, एक ऑफिसर है, ठीक है। आप एक जगह काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल मानिए थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ठीक है, आराम समझिएगा। आप एक जज हैं, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्री को मैं कुछ नहीं बोली, बस एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। आपके पास कोई केस आया, इस टाइम आप नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनका फिर 65 होता है ओल्ड एज, आप हो चुके हैं 64 के या फिर 64.5 समथिंग ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको वैसे भी 6 महीने बाद आपका रिटायरमेंट है, एक केस आता है, ठीक है, बहुत अजीब सा क्रिमिनल वाला, बहुत गंदा वाला केस है, जो बंदा है, ठीक है, उसको चढ़नी है फांसी, ठीक है। तो उसकी जो फादर होती है, फिर जो उसकी फैमिली मेम्बर होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि एक काम करिए, इस केस में जो डिसीजन है उसमें नॉर्मली 10 साल की 12 साल की सज़ा सुना दे दीजिए और जो डेथ सेंटेंस है उसको ख़त्म कर दीजिए। इसके बदले में मैं क्या करूँगा, जब आपका ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा 64 साल का 65 साल का सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, आपको अपनी कंपनी में हाफ ऑफ द शेयर दे दूँगा, या फिर कोई जॉब है वो दे दूँगा, जहाँ पर लगभग आपको दिख रहा है कि भाई 70 से 80 हज़ार या फिर 2 से 3 लाख क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा बताइए। कुल मिला के आप क्या करेंगे, आपको भी लगेगा कि भाई मैं तो 60 साल का वैसे भी हूँ, 64.5 का 6 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद मुझे सैलरी मतलब थोड़ी कम मिलेगी, है ना, हाफ मिलती है शायद ना। तो यहाँ पर जब 50% ही मिलेगी, तो एक काम करते हैं, जब हमको करोड़ों हर मंथ, अब मतलब बोल सकते हैं हमको 70-80 हज़ार या फिर 4-5 लाख रुपए मिल जाएगा सिर्फ एक डिसीजन सुनाने पर, तो एक काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उसको 10 साल की सज़ा सुना दी, बस छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आपने कहीं ना कहीं पब्लिक डिसीजन गलत सुनाया ना। तो इसी की बात बोल रहा है कि भाई एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, मतलब एक पीरियड होना चाहिए ऐसा कि भाई आप ने आज जॉब छोड़ी, एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप 65 ईयर के हैं, आपने जॉब छोड़ी, तो इसका लगभग 7 ईयर या 5 ईयर के बाद ही आप दूसरा प्राइवेट जॉब में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड। क्योंकि नॉर्मल सी बात, जब ये ऐसे होगा तो फिर लोगों का दिमाग थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात उनको पता है कि भाई अभी तो मैं जॉब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो क्या ही डिसीजन, तो वो अपना कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, ये बोला गया है। रिवॉल्विंग डोर, इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं नॉर्मली कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, मतलब उनका कंपनी भी चल रही है, अपना बिजनेस भी चल रहा है, फिर उनका जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं और दैट उसमें है, तो उसका एक रिवॉल्विंग जो टाइम है उसको रोक देना चाहिए। मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर एंड फ्रॉम द प्राइवेट टू सेक्टर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कुल मिला के, ठीक है, ये बात बोला गया है कि भाई एक टाइम फिक्स कर दो कि इससे ना बहुत वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा इन द पब्लिक स्पेयर, ये बात बोल रहा है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट आउटसाइडर बॉडी, ठीक है, ओवरसाइड बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए एथिक्स कमीशन को, ठीक है, जो प्रोएक्टिवली जो है मॉनिटर करे, इन्वेस्टिगेट करे और इन्फोर्स करे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूल्स को, ठीक है। सर्वल स्टेट में इन द यूएस कह रहा है एथिक्स कमीशन बनाया गया है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को नॉर्मली अप्लीकेबल करने के लिए फॉर द पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसको थोड़ा समझते हैं, कंक्लूजन फिर। तो कोड में बोला गया द नीड फॉर जस्टिस ग्रो आउट द कन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। देखिए हम लोग जस्टिस का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था, तो उनके लिए जस्टिस का वोटिंग राइट होना चाहिए। उससे पहले वो चीज़ें सही थी, उससे पहले पे आते हैं थोड़ा सा और समझ में आएगा। पहले सती प्रथा था, उस टाइम देखा जाए तो ये बोला जाता था कि भाई अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अच्छे से रख रहा है तो बहुत अच्छा है, तो उसके साथ जस्टिस हो रहा है। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि भाई सती प्रथा तो गलत है, ठीक है, तो उस टाइम सती प्रथा ना होना वो जस्टिस था। फिर उसके बाद आया
कि भाई इक्वलिटी आनी चाहिए, बिल्कुल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, तो वो जस्टिस आया। उसके बाद हम लोग बात करें, अब हम लोग बिल्कुल इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो वो जस्टिस, और हो सकता है अभी हम लोग उस फेवर पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, इसके बाद और जस्टिस की परिभाषा बढ़ी है, ठीक है। तो जस्टिस कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, इट इज़ अ डायनेमिक चीज़, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जस्टिस हमेशा ग्रो करता है विद द ह्यूमन इंटरेस्ट, जैसे जैसे ह्यूमन का इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे जस्टिस जो है वो ग्रो करेगा। इन्होंने कहा इफ देयर वाज अ नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा बिटवीन द मतलब एक मैन काइंड के अंदर अगर जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम लोग कहीं पर भी जस्टिस जो वर्ड है उसको इन्वेंट ही नहीं कर सकते। जस्टिस का मतलब ही क्या है, वही तो है, जस्टिस का मतलब क्या है, गलत और सही पहचान करना कि ये ज़्यादा सही है और वो गलत है, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या होता है, समझिए एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लोग एक बोल सकते हैं मोर हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को पॉजिटिव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉर कन्विंस द आइडिया फॉर विच इट स्टैंड। कंक्लूजन पे अब जरा आते हैं, एड्रेसिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मियरली द मैटर ऑफ लीगल कॉम्प्लेक्स। तो कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से एड्रेस करना सिर्फ एक लीगल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि फंडामेंटल एस्पेक्ट है इथिकल गवर्नेंस का, ठीक है। ये नॉर्मली ये आपके लीगली अपने रूल बना देते चीज़ें हो जाएंगी, तो वो नहीं होने वाली, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक ऑफिशियल जो है पोजीशन एक होल्ड करता है एक ट्रस्ट की, ठीक है। तो उसको एक मतलब बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, एंड सेफगार्डिंग दिस ट्रस्ट रिक्वायर रिवर्स मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक देखो पब्लिक जो ऑफिसर होता है भाई, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है, तो उसको ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना होगा, जो उसके जो इंटरेस्ट है उनको कहीं न कहीं मैनेज करना होगा, ठीक है कि, और इंटरेस्ट को मैनेज कैसे करें, या फिर कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट आता है तो उस टाइम कन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या है भाई, जहाँ पे आपको समझ में ना आए ये करना क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आओ, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इंटीग्रिटी है, इसको लेकर के आओ, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द डिसीजन आर मेड, गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन लिया जा रहा है, ठीक है। जिससे जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है लोगों का ट्रस्ट बना रहे हैं उन पे, और गवर्नमेंट की जो है लेजिटिमेसी जो है वो बनी रहे, ठीक है। और डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाइड हो, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर और बचा हुआ था, कहाँ गया, एक सेकंड, एक पॉइंट और था, एक साइड में था भाई, था कहाँ गया, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर ये है, ओके फाइन। ये थोड़ा समझाना है और इसको देख लेते हैं, स्ट्रेटजी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला क्या बोला, डिस्क्लोजर ऑफ द पब्लिक एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वित्तीय जो हमारा होता है, ठीक है, फाइनेंशियल की बात कर रहा है, व्यक्तिगत हमारा हो गया, ठीक है, पर्सनल है ना, प्रोफेशनल मतलब जो हमारे व्यवसाय उनके जितना भी जो इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करो, मतलब क्या है उसको सामने लेकर के आओ, मतलब कुल मिला के ट्रांसपेरेंट कर दो, कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बच सकते हैं। डिसप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये करना चाहिए हमको। उसके बाद बोल रहा है रिस्क्यूजल फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट इन एन अफेक्टेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा भी कोई भी डिसीजन जो तुम्हारे नॉर्मली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मैच हो रहा है तो उसमें शामिल ही मत हो। मतलब कोई आपको बोल रहा है कि भाई एक काम करो मेरी प्राइवेट कंपनी में आ जाओ, और उसी कंपनी के बारे में मतलब उसी फील्ड में आप क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो भाई उस फील्ड में जाओ ही ना, दोस्त है फलाना है ढमकाना है, जाना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। मतलब अपने आप को डालो ही मत कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में जाएँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब आप कन्फ्लिक्ट में जाएंगे भाई, ये काम करना है कि वो काम करना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप एग्जाम्पल मानिए कंपनी की आप शेयर होल्डर है, तो आपका काम ये भी है कि आप कुल मिला के उस कंपनी की बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे। आपका काम ये भी है जब एज IAS ऑफिसर कि आपको जनता का ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने आपको उन कन्फ्लिक्टों से कुल मिला के दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इफेक्टिव ऑफिशियल टू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है कि जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए उन ऑफिसर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको दोबारा से रीअरेंज करना चाहिए कि भाई तुम्हारी पब्लिक जो ऑफिशियल ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। असेसमेंट ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो कह रहा है व्यक्तिगत रूप से जो हमारे जो
और जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो विरोध होता है उसको असाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ें होंगी तो ये वाला हम करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम ये नहीं कि भाई ये सोचना है, दैट सीधा डिसीजन है कि जो काम हमारा पब्लिक इंटरेस्ट पे होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस काम को पहले करना, सीधा सीधा खत्म होकर, ठीक है। तो कह रहा है फिर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट प्राइवेट कैपेसिटी फंक्शन। अगर कोई भी ऐसा है जो आपका भले पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहा है, तो अगर वो नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक डोमेन में आपको फ़ायदा कर रहा है, बट नॉर्मली कन्फ्लिक्ट कर रहा है विद द, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, आपका मान ली कोई ऐसे, जैसे एग्जाम्पल मान ली किसी उसके मेंबर है, ठीक है, किसी जगह के एज अ पब्लिक बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी प्राइवेट है ना, लेकिन वो जो प्राइवेट फंक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके पब्लिक डोमेन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो भाई तुरंत का तुरंत उसको रिजाइन करना है, उससे दूर रहना है। मतलब कुल मिला के पहला आपका प्योरिटी क्या है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर चलो पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, वही कह रहा है कि सर इस्तीफा दे दो भाई, ख़त्म करो, ठीक है। अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं तो फिर भाई एक काम करो, आप प्राइवेट ही कर लो, पब्लिक वाला छोड़ो, ठीक है। ये कहने का मतलब है, मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं है कि भाई अब आपको मान लीजिए एग्जाम्पल, आप एज IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन आपको चलाना है बिजनेस, अब आपका मन कर रहा है बिजनेस करने का, और बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी जो रियल कैपेसिटी है ना, वो नहीं दे पा रहे हैं, वो पावर नहीं, मतलब जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है एज IAS ऑफिसर, तो एक काम करो, पब्लिक इंटरेस्ट को, मतलब मैं बोल सकते हैं हम लोग एज IAS ऑफिसर इस्तीफा दे दो, और उस जगह पे दूसरे बंदे को आने दो भाई, बंदा आएगा तो कम से कम अच्छे से काम करेगा, आप अपना जो है बिजनेस करिए फिर, है ना। तो वो बात कह रहा है यहाँ पर, कुल मिला के ये जो चैप्टर है यहाँ, मतलब टॉपिक है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई, इसको आप खुद से पढ़िएगा, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।